Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 8, cell, the unit of life. We are at the end of this chapter and our last topic is nucleus. The main topic you can say, because nucleus is the control unit of the cell. So we should be knowing about it. Okay, so we are going to start with that. First, we should be knowing who have discovered the nucleus. So in the previous classes, we have already talked about it and learned it that Robert Brown have discovered the nucleus. Robert Hooke have discovered the cell, and Robert Brown have discovered nucleus in 1831. तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस तो पता लगा लिया, बट उसके अंदर की चीज़ें अभी तक नहीं देखी गई थी, क्योंकि और ज़्यादा माइन्यूट माइक्रोस्कोप्स वगैरह की ज़रूरत थी. तो न्यूक्लियस को स्टेन करके बेसिक डाई से एक फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन पता लगाया. ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन के बारे में अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में. जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें क्रोमेटिन भी समझ आएगा. क्रोमेटिन है क्या, जिसके बारे में जो फ्लेमिंग ने पता लगाया न्यूक्लियस के अंदर की चीज़. ठीक है, सो चलिए तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखना स्टार्ट कर देते हैं. फिर हम okay, can you see it here? This is a diagram of a nucleus. It is something microscopic, so आपको इतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं है. तो मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने के लिए, थोड़ा सा आपको समझ आए, इसलिए मैं कुछ आपका थोड़े से स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ इसके, ताकि हम थोड़ा और आसानी से समझ पाएँ इसे. ओके, सो ये न्यूक्लियस है एक. ये जो बाहर मैंने रेड लाइन बनाई है, ये इसकी बॉर्डर है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं. पहले हम क्रोमेटिन के बारे में देख लेते हैं. तो क्रोमेटिन एक ऐसा मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है. तो आप बोलोगे कि क्रोमोज़ोम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी थी. तो क्रोमोज़ोम क्रोमेटिन ऑलमोस्ट रिलेटेड है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? जब न्यूक्लियस को डिवाइड होना होता है, उससे पहले ही क्रोमेटिन क्रोमोज़ोम में कन्वर्ट होता है. तो क्रोमेटिन एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बहुत ही इनविजिबल टाइप ऑफ होते हैं. बहुत ज़्यादा इनविजिबल होते हैं ये. हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें और थोड़ी सी क्लियरली पता चले. ये थोड़ा इनविजिबल जैसे होते हैं, ऐसे घुले हुए होते हैं. ठीक है, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके का. ठीक है, ये खुले हुए हैं, यहाँ पे आपका बिल्कुल फैल रखे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम क्रोमेटिन. और जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब थोड़े से सिमट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इसे क्रोमोसोम कहा जाता है. ठीक है, तो क्रोमेटिन एक तरह के न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं. न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हम इस तरह से यहाँ पे इसको मिटा देते हैं. ओके, सो जो क्रोमेटिन्स हैं वो एक तरह के हाईली एक्सटेंडेड और एलाबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं. ठीक है, अब इंटरफेज न्यूक्लियस की यहाँ पे बात हो रही है. हम आगे चल के सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं. उसमें एक सबसे स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है इंटरफेज की स्टेज. इस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में रहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, तो क्रोमेटिन्स हैं ये. ओके, अब यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसके ऊपर एक क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा. कुछ फ्लूइड वगैरह तो होगा. ओके, तो यहाँ पे फ्लूइड होता है जो कि पूरे में फैला हुआ है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे कि सेल के अंदर फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्मा, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, और इसी के ऊपर सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट हैं. ओके,
उसी के ऊपर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा एक सेमी सॉलिड टाइप ऑफ स्टेट में आ गया है, थोड़ा सा घुल सा गया है, पूरी तरह से लिक्विड ही नहीं है बट पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, अब एक और उसकी बात आती है, यहाँ पे अंदर होते हैं हमारे न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम ज़रा। न्यूक्लियस का वर्क होता है टू फॉर्म द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। आपने देखा स्फेरिकल है, गोल है, जो कि न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर रहता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है ये भी। ठीक है, और ये साइट किस चीज़ का है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स वगैरह के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करवाने का काम करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। आप आगे चल के क्लास 12th में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम आपका न्यूक्लियोलस करता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ राइबोसोम्स भी बनते हैं यहाँ पे। ओके, और बता रखा है यहाँ पे लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जहाँ पे और भी बड़े न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस या बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का काम है राइबोसोमल आरएनए बनाना और राइबोसोम को बनाना, और ये दोनों किस चीज़ में काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो जिस सेल को ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें न्यूक्लियस भी ज़्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल बनना तो पहले ज़रूरी है, तभी तो मेन मटेरियल बनेगा। प्रोटीन कब बन पाएगा, जब न्यूक्लियस वहाँ पे होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपका करता है। ओके, चलिए ऊपर देखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल की मेम्ब्रेन है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। अब आपने देखा मैंने रेड से बनाया है ये, तो ये कुछ तरह आपकी दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है, जैसे ऐसे और ऐसे दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है, और एक जगह पे आके ये दो मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से मिल जाती हैं। यहाँ पे भी एक दूसरे से मिल गई। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये इस तरह के स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं। तो ये दो मेम्ब्रेन से बनी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे न्यूक्लियस की, और इनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ होता है उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो ये होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की जो दो मेम्ब्रेन हैं उसके बीच का स्पेस, ये अराउंड 10 to 15 नैनोमीटर तक हो सकता है, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है उन दोनों के बीच में बैरियर बनाता है, एक गैप देता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फ्यूज हो जाती हैं दो मेम्ब्रेन्स, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि दो मेम्ब्रेन्स हैं ये। ठीक है, जब यहाँ पे फ्यूज़ हो जाती हैं, ये फ्यूज़ हो गई एक दूसरे से, बन नहीं पा रहा है ये, चलिए ऐसे करके मानते हैं ये इस तरह से फ्यूज़ हो गई एक दूसरे से। ठीक है, फिर से यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन है और जो कि यहाँ से फ्यूज़ हो गई, तो ये बीच में गैप बच गया ना, इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर पोर हम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, जो कि गैप है दो मेम्ब्रेन्स, दो जहाँ पे मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ हो रही हैं उस जगह का गैप है। ठीक है, और ये गैप काम करता है आपका आरएनए, प्रोटीन वगैरह जो भी न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है उसको सेल से
बाहर भेजने का और सेल के अंदर लाने का। तो ये एक तरह से वो रास्ता है जहाँ से कोई भी सामान अंदर और बाहर जा सकता है और आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस का। इसमें है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म, जैसे सेल का प्लाज्मा होता है वैसे ही ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का प्लाज्मा। और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोलस है जो कि एक ऑर्गेनल है आपका। ठीक है, न्यूक्लियस का जो कि आपके राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम करता है और राइबोसोम बनाने का काम करता है। यहाँ पे हमारे क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि जब सेल डिवाइड होने वाली स्टेज पे नहीं पहुँची है उससे पहले ये क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है, और इसके बाद जब डिवाइड होने वाली होती है उस टाइम पे ये क्रोमोसोम फॉर्म में ले लेते हैं। अभी हम क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी दो मेम्ब्रेन से बनी हुई है। ये पैरेलल दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके बीच में 10 to 50 नैनोमीटर का गैप होता है, और इनके बीच के स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बैरियर बनाता है एक। ओके, आर यू क्लियर अबाउट इट? ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चंस ही बता रखे हैं आपको, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बता रखा है नॉर्मली देर आर ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ज़्यादातर हर सेल में एक न्यूक्लियस तो पक्का होता ही है। ठीक है, बट कुछ कुछ में वेरी भी करता है। कुछ सेल्स में आपके न्यूक्लियस आपके ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम करने के लिए बोला है उन्होंने कि जिसमें ऑर्गेनिज़म या फिर कोई आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर सेल हो जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें स्केलेटल मसल्स फाइबर हमने पढ़े थे। स्केलेटल मसल फाइबर में एक से ज़्यादा आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल के अंदर। ठीक है, और कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि मैच्योर सेल्स जो होती हैं जिनमें कि कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स आर द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना हमारी बॉडी में, तो आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, बट इसमें एक चीज़ है कि जब वो यंग होती हैं, जब इरिथ्रोसाइट्स बनती ही हैं, बनी हैं, अभी यंग हैं, उस टाइम पे उनमें न्यूक्लियस होता है। बट जैसे वो मैच्योर हो जाती हैं तब तक उनके पास न्यूक्लियस उनका गायब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स में सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम में। ठीक है, वास्कुलर प्लांट्स आपको पता ही है जिनमें जाइलम और फ्लोएम हो, तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं। इनके पास भी अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये दूसरी सेल्स पे डिपेंड होती है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि क्या आप इन्हें कंसिडर करेंगे एज अ लिविंग? हाँ, करेंगे लिविंग की तरह कंसिडर, बिकॉज ये लिविंग की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इरेथ्रोसाइट अपना काम करती है लिविंग सेल्स का। यंग स्टेज में तो था ना उसके पास न्यूक्लियस, बाद में उसको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं होती वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि न्यूक्लियस बहुत एक बड़ा आपका जगह घेर लेता है इरिथ्रोसाइट्स में, और इरिथ्रोसाइट्स को जो है हीमोग्लोबिन को कैरी करके ले जाना होता है, उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है हीमोग्लोबिन को रखने के लिए, तो इसलिए वो न्यूक्लियस उनके पास नहीं रहता। और इरिथ्रोसाइट्स का लाइफ टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 120 डेज़ है, तो 120 डेज़ तक वो काम चला लेती हैं बिना न्यूक्लियस के। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्रोमेटिन के बारे में बताया था। तो क्रोमेटिन्स आपके इंटरफेस न्यूक्लियस के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है ना, तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में वहाँ पे आपके न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब अलग अलग सेल डिवीजन की साइकिल्स जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। तो क्रोमेटिन जो ऐसे ऐसे करके धागे जैसा था, ये कुछ इस तरह की शेप में आ गया। ठीक है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम बोलें या क्रोमेटिन बोलें, ये इसके अंदर डीएनए होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मान लो यहाँ पे ये आपका
ये डीएनए है, इसके बीच बीच में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं इन्हें, जो क्रोमेटिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन में। ठीक है, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी प्रेजेंट होता है आपका क्रोमेटिन में। ओके, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें अराउंड 2 मीटर लंबा आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। 2 मीटर, 2 मीटर सोचो कितना बड़ा, मतलब डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे? क्योंकि वो पूरा लिपटा हुआ है, ऐसे करके पूरा लिपटा हुआ है छोटी सी जगह पे, तभी तो इतना सारा एक जगह पे आ पा रहा है। ठीक है, ओके, और इतना तो हमें पता ही है कि 46 आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम बोल रहे हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, और इसकी जो पैकेज, किस तरह से क्रोमोसोम इतनी छोटी सी जगह पे पैकेज हो पाता है, वो हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये रहा आपका क्रोमोसोम। ओके, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, कुछ वैसा ही है ना। ठीक है, इसे थोड़ा सा, ओके, कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर है। चलिए इसे, ओके, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाया था मैंने, कुछ ऐसा। ठीक है, ये भी ऐसे ही है, बट थोड़ा चिपका हुआ है, इसलिए आपको डिस्टिंक्टली नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये सिकुड़ रखे हैं। ठीक है, ये हैं क्रोमेटिड्स, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं। इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं। क्रोमेटिड्स, और इन दोनों के अंदर बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन होती है, कॉपीज़ हैं ये एक दूसरे की। जहाँ पे ये बिल्कुल सिकुड़ रखे हैं, इस पॉइंट को, इस कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंटर है ये, जहाँ पे आपकी क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जहाँ से। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे साइड साइड में 2 डिस्क प्रेजेंट होती हैं, एक इस साइड, एक राइट में, एक लेफ्ट में। 2 लेफ्ट, सॉरी, डिस्क प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स का क्या काम होता है, मैंने आपको अभी लास्ट वाले उसमें, लास्ट वीडियो में सेंट्रियोल्स के बारे में बताया था। तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब सेल डिवाइड होती है, चलिए हम सेल डिवाइड करके दिखाते हैं। जैसे एक सेल है, ठीक है, चलिए एक पहले तो सेल में जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, चलिए मानते हैं इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रियोल्स, यहाँ पे सेंट्रियोल लगे हुए हैं, यहाँ पे भी सेंट्रियोल हैं, और इनमें धागे बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत पतला बन गया है, थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं इसे। चलिए, इनके बीच में धागे जैसे बन जाते हैं, रस्सियाँ जैसी, जिनके ऊपर ये क्रोमोसोम अटैच होंगे। ठीक है, अटैच कैसे होते हैं, ये काइनेटोकोर्स की वजह से। काइनेटोकोर्स पे ये रस्सियाँ अटक जाती हैं, काइनेटोकोर से ही ये अटकते हैं इन स्पिंडल फाइबर्स पे। इन्हें धागों को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो इन स्पिंडल फाइबर्स पे काइनेटोकोर अटैच हो जाते हैं, जिस तब ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ठीक है, आपके 1-2 चैप्टर बाद आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो काइनेटोकोर्स आपके डिस्क स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। ओके, चलिए अब हम, ये तो आपने ये देख लिया है, तो ये हो गए आपके क्रोमेटिड्स। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर।
ठीक है, ये हो गया काइनेटोकोर्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम के टाइप्स, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस कि सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे है ये। तो हम यहाँ सीधा इन डायग्राम से समझते हैं। ओके सो सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखे हैं। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे आपका मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? मेटा। मेटा एक तरह से मिडल से याद रख लो, मेटासेंट्रिक। ओके, मिडल से याद रख लो, मेटासेंट्रिक है जब बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट हो सेंट्रोमियर। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर, मतलब बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, एक आर्म जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है इन कंपेरिजन टू द अदर है आर्म। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा अगर आप यहाँ देखेंगे इस वाले को, सेकेंड वाले को, तो आप देखोगे कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा है, क्योंकि सेंट्रोमियर एक डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा खिसक रखा है। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये दूसरा वाला आपका क्या हो गया? सब मेटासेंट्रिक। सब में सेंट्रिक वर्ड आने ही वाला है, तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। अब सेंट्रोमियर एक और तरफ ज़्यादा ही झुक गया, ठीक है, थोड़ा सा और खिसक गया, मिडल से थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया। एक आर्म ज़्यादा ही छोटी हो गई और एक आर्म बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो इस केस में हम इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और चौथा केस आता है जिसमें आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल कोने में पहुंच जाए। ये तो ज़रा ज़रा से कान जैसे दिखाई दे रहे हैं आप, सिर्फ इसमें तो आर्म्स दिखाई नहीं दे रही। एक तरह से आप मानो कि सेंट्रोमियर बिल्कुल कोने में पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, सबके आगे सेंट्रिक लगेगा तो इसलिए मैं सेंट्रिक सब में नहीं लगा रही हूँ। ओके, पहला टाइप क्या था क्रोमोसोम का, जिसमें जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर पे था, ना इधर हल्का सा उधर, ना इधर से, बिल्कुल सेंटर पे। अगर थोड़ा सा एक साइड पे खिसक जाए सेंट्रोमियर, एक हाथ जो है थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, और सेंट्रोमियर कुछ ज़्यादा ही एक तरफ के खिसक जाए और एक आर्म बिल्कुल ही छोटी सी दिखाई दे आपको और एक बहुत लंबी, तो उसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इनमें सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस वाले में आपको सेकंड वाले में ज़्यादा पता नहीं चल रहा डिफरेंस। ठीक है, बट थर्ड वाले में आप आराम से बता सकते हो कि ये ऊपर वाली शॉर्ट है, नीचे वाली लॉन्ग है। ठीक है, और लास्ट वाले में तो बिल्कुल ही कोने में पहुंच गया सेंट्रोमियर, तो ये हो गया टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपके सेंट्रोमियर की पोजीशनिंग के हिसाब से है। ओके, अच्छा, यहाँ पे होती हैं कुछ किसी किसी क्रोमोसोम पे आपकी ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। जैसे कि पहली कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे सेंट्रोमियर पे थी, जहाँ पे सिकुड़ रखे थे क्रोमेटिड्स। कभी कभी आपके ये साइड में एक बिल्कुल कॉर्नर्स में आर्म में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। इन्हें बोलते हैं सेटेलाइट्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सेटेलाइट्स, किसी किसी में देखने को मिलेगी, और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह काम करती हैं। जैसे पहचान होती है ना, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में तिल से पहचानते हैं लोगों को, तो वैसे ही कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर ये सैटेलाइट्स पहचान का काम करती हैं। ठीक है, पहचान सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम को इनकी वजह से, तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. I hope you have understood this chapter very well. Thank you.